नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। मैं हूँ नीलू व्यास। कल शाम से जब से अखिलेश यादव ने ये अनाउंसमेंट किया है कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, लोग ये सोचने लगे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? और उसके बाद से तमाम इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑपोज़िशन की जो एकता थी, जो विपक्षी एकजुटता थी, उसको पंक्चर करने में अखिलेश यादव लग गए हैं। अब दिक्कत कहाँ हुई थी? दिक्कत मध्य प्रदेश में हुई थी, जहाँ पर 6 सीटों की डिमांड अखिलेश यादव ने किया था और उस डिमांड को नहीं माना गया। उसके बाद उन्होंने कई सीटों पर मध्य प्रदेश के अपने प्रत्याशियों को उतारा है। कल जब वो दामोह में थे, तो उन्होंने कुछ बातें कहीं जो वाक़ई में इस बात का संकेत है कि इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन अभी कितने दिन और आगे चलेगा। अब आइए समझते हैं कि क्या-क्या कहा है अखिलेश यादव ने। कल जब वो अखिलेश यादव दामोह में थे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने पीडीए की बात की। हालाँकि उसके पहले भी पीडीए की वो बात कर चुके हैं, लेकिन कल की रैली में उन्होंने कहा कि और कुछ इस बात का संकेत दिया कि देश में अब इंडिया गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, पीडीए गठबंधन की ज़रूरत है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसका गठबंधन बनाने के बारे में कल उन्होंने बात किया है। ये संकेत देते हुए कि इंडिया अलायंस को वो पीछे छोड़ रहे हैं और अब आगे एक पीडीए गठबंधन बनाएँगे। और जिस पीडीए गठबंधन की ज़रूरत 2024 के चुनाव को लेकर होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश को एक नई पार्टी चाहिए, नई विचारधारा चाहिए और नया गठबंधन चाहिए। इस बात को बहुत साफ शब्दों में अखिलेश यादव ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा, वो ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक-दूसरे के लिए बी टीम है, यानी कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस 2 तरीके की बातें करती है और वो बहुत चालू पार्टी है, इस शब्द का प्रयोग अखिलेश यादव ने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी जीते और उन्होंने कहा है कि हमेशा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बात करती आई है। तो फिर अगर अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी की तरफदारी करते हुए नज़र आ रहे थे, तो क्या अगर पीडीए का गठबंधन बनेगा, तो आम आदमी पार्टी क्या उसका हिस्सा होगा? इस बात का भी उन्होंने संकेत दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ने आदिवासियों और दलितों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया और साथ में उन्होंने कहा कि दोनों ने ओबीसी को रिज़र्वेशन नहीं दिया, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। और उन्होंने कहा और ये बातें तब कही हैं जब उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि कांग्रेस की ही जब सरकार थी, तब कास्ट सेंसस और जो मंडल कमीशन था उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया था कांग्रेस ने। तो यानी कि कांग्रेस की उन्होंने जमकर आलोचना की है और उनका निशाना सीधे और सीधे कांग्रेस पर था और उनको कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दिया है। इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को दरकिनारे कर दिया है, वो बात अखिलेश यादव को ठीक नहीं लगी है। अब केवल यहाँ मामला अखिलेश यादव का नहीं है, आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस की तनातनी हो गई है, तृणमूल कांग्रेस से भी तनातनी हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि अखिलेश ने क्या पहल कर दी है इंडिया गठबंधन को पंक्चर करने में और क्या विपक्षी गठबंधन टूटने के कगार पर है? ये सारे बड़े सवाल इस समय देश के सामने हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ रहे हैं न्यूज़ नशा पर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और अनम्यूट कर लीजिएगा मनोज जी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कल अखिलेश यादव ने इतनी खरी-खोटी बातें कांग्रेस को किस लिए सुनाई और क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए नीलू जी, कांग्रेस को बड़े दिल के साथ राजनीति करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर कांग्रेस बड़े दिल के साथ राजनीति नहीं कर पाएगी, तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस कोई भी गठबंधन सही से नहीं चला पाएगी। वो अलग बात है कि तमाम सारे मुद्दों पे समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आरजेडी, जेडीयू या तमिलनाडु की पार्टियां जो हैं वो या कोई और दल है, वो सारे घटक दल कांग्रेस को के आधार पे हमेशा समर्थन करते नजर आए। वो इसलिए कि हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते। तो क्या इस बात का कांग्रेस इतना फायदा उठाएगी कि अपने विपक्षी दलों को 6 सीटें नहीं दे सकती? अगर कांग्रेस की ऐसी मंशा, मैं मान लेता हूं कि हो सकता है कांग्रेस का नेतृत्व तो बेहतर हो, राहुल जी बड़ा बेहतर सोचते हो, प्रियंका जी बेहतर सोचती हो, लेकिन उनके जो रणनीतिकार हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं,
उन लोगों का राजनीति का जितना भी सिस्टम है, वो बिल्कुल ध्वस्तीकरण वाला है। आप बताइए 2019 में हम चलते हैं। 2019 में इन्हीं मैनेजर्स ने, इन्हीं रणनीतिकारों ने कहा कि हमने तो 3 स्टेट में सरकार बना ली है, हमें किसी गठबंधन की क्या जरूरत? हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुनाव लड़के जीत जाएंगे। क्या हुआ? आप बताइए, इतनी बुरी हार कांग्रेस को देखना पड़ा और पूरे देश के सामने जब नरे बड़ा इंडियन कन्वेंसी था, मैं मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, वो जो घटना आर्मी की हुई जम्मू कश्मीर में, नरेंद्र मोदी ने जी ने उसको पूरा भुनाने का काम किया। उन बात को अगर छोड़ दें तो पूरा देश मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के झूठ तंत्र से पूरी तरीके से एक ऐसे गठबंधन का इंतजार कर रही थी जो विकल्प के रूप में हो और उसको वो वोट दे के बीजेपी को हटा सके। लेकिन कांग्रेस की यही सारी रणनीतियां फेल कर गई, जो कि उनके मैनेजर्स ने उनको कहा कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और देश में कांग्रेस का पुनः राज स्थापित होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो भी अलायंस बना, इंडिया गठबंधन का, जिस तरीके से जो हमारे सीनियर लीडर है, चाहे वो समाजवादी विचारधारा के लीडर हों, बिहार के हों, चाहे किन्हीं अन्य स्टेट के हों, उन सब की बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मानी और मान के आगे जो भी रणनीति बनी उसके हिसाब से काम किया। लेकिन आप नीलू जी ये बताइए, दो दलों के बीच में जिनमें ऑलरेडी गठबंधन हो चुका हो और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया हो, वहां 6 सीटें कोई कैसे नहीं दे सकता? 6 सीटें लगभग हैं शायद मध्य प्रदेश में, और वहां 6 सीटें अगर कोई दल दूसरे दल के लिए नहीं स्पेस रख सकता है, तो उसके दिल में बात 6 सीटों की नहीं है, बात है कि उनके दिल में हमारे लिए जगह कितनी है, ये बात स्पष्ट हो जाए। और अगर आपको प्रचंड बहुमत मिल रहा है, आपकी सरकार बनने जा रही है, एलआई की रिपोर्ट है, सारे सर्वे ये कह रहे हैं, तो फिर आप दूसरे को अपना स्पेस ही नहीं देना चाहते। 6 सीटों का, 6 सीटों में क्या हो जाएगा? आपको नहीं प्रचंड तो बहुमत मिल रहा है, आप ये कह सारी रहे सर्वे। हैं, नहीं, क्या आप इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी है समाजवादी पार्टी से और इस वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी को सीट नहीं दिया? नहीं, इनसिक्योरिटी शब्द तो मैं नहीं कहूँ। दरअसल में बात ये है कि जो मैनेजर्स हैं, जो रणनीतिकार हैं, जिनको कांग्रेस नेतृत्व ने उन प्रदेशों की जिम्मेदारी दी, नहीं, आप वो खुल के सारे नाम बोलिए। मैं प्रदेश। चाहती हूँ कि आप उन लोगों का नाम बोलिए जिनके खिलाफ आपको प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी को किनसे प्रॉब्लम थी? कमलनाथ से, पार्टी के रणनीतिकारों से और कौन लोगों से? आप खुलकर नाम लीजिए उन लोगों का। जी को पूरा इल्म हो चुका है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में है कि उनकी सरकार बनने जा रही है और वो किसी का सहयोग नहीं लेना चाहते। अगर इसमें किसी के सहयोग से मान लीजिए दो 150 सीटें आ गई, तो कमल नेतृत्व को लगेगा ना गठबंधन का भी आपके ऊपर इन जो परिणाम आए उनका असर था। इस वजह से तो कमलनाथ जी हों या दूसरे स्टेट में कोई ऐसा गठबंधन बन भी नहीं रहा था। कमलनाथ जी की एरोगेंसी की वजह से पूरा रायता ये फैल गया। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये हमसे गठबंधन हो ना हो कोई बात नहीं। कांग्रेस के लिए मैं मुफ्त की सलाह ये देता हूं कि अपने मैनेजर से होशियार रहे, नहीं तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी पार्टी के लोग तोड़ के चले जाएंगे बीजेपी में। आप बताइए मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारा एक विधायक गया, उसको भी नहीं ये बचा पाए। इसी तरह राजस्थान में भी कमोवेश स्थिति हो गई थी। ये तो कहिए संभल गया मामला, पता नहीं क्या कारण थे, किसने क्या कर दिया। लगभग लगभग पार्टी टूटने जा रही थी, गोवा में टूट गए ये लोग। और मैं एक बड़ा आंकड़ा आपको बता दूं, 2014 से 2024 तक अगर सबसे ज्यादा कोई दल टूटा है और टूट के बीजेपी में शामिल हुआ है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व सांसद हो, कोई भी पद उठा के देख लीजिए, वो कांग्रेसी है और वो जाने वाले सब बीजेपी में। आप बताइए तमिलनाडु में क्या कोई पार्टी टूटी क्या? आंध्र प्रदेश में कोई पार्टी टूटी क्या? बिहार में कोई पार्टी टूटी क्या? आप पूरा ओवरऑल देश की राजनीति को आप जब देखेंगी तो ये पाएंगे सारे राजनीतिक दल इंटैक्ट थे, अपनी अपनी पार्टी अपने विधायकों के साथ बेहतर तरीके से थे। लेकिन कांग्रेस इकलौता दल था जो लगातार टूटा, उनके मुख्यमंत्री तक गए, आप कल्पना नहीं कर सकती। और नहीं, तो तो बड़ी आप ये बात, कह रहे हैं, नहीं, जो कांग्रेस के रीजनल शतरप्स हैं, और शतरप से मेरा मतलब है जैसे कि कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत, बाकी राज्यों में भी उनके अलग-अलग मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इन मुख्यमंत्रियों के वजह से क्या कांग्रेस का ध्वस्तीकरण हो रहा है? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि बीजेपी की कांग्रेस, माफ करना, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी
जब वो अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते, और ये बड़ी बात चल रही थी पूरी देश में चर्चा की कि अशोक गहलोत बैकवर्ड फेस के रूप में आएंगे। आप बताइए ऐन मौके पे कैसे अशोक गहलोत ने एम्बेरस फील करा दिया राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को। आप वो कल्पना कर सकते हैं किसी राजनीतिक दल में आपने सोचा कि उस पार्टी का, भाई मैं कहता हूं किसी स्टेट का मुख्यमंत्री होना एक बात है, कांग्रेस पार्टी का होना बहुत बड़ी बात। फिर उनके मैनेजर उस कुर्सी के लालच में तो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के, तो क्या हुआ? फिर खड़गे जी को बनाना पड़ा कांग्रेस को। वो अलग बात है कि दलितों के एक फेस के रूप में आई। तमाम सारे इंडिया अलायंस के दल हैं ऐसे जिसका लाभ मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को उनको बना के बहुत ज्यादा मिलने वाला उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। वो पश्चिम जो माफ करिएगा दक्षिण की जो राजनीति करते हैं, तो दक्षिण में तो लाभ खड़गे जी का मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत में उनको मिलेगा। लेकिन अशोक गहलोत बनते तो निश्चय ही एक बड़ा फेस के साथ होते। तो एम्बेरस किसने कराया? कांग्रेस के मैनेजर्स ने खुद अपने नेता को एम्बेरस कराते, साथ साथ जो घटक दल है, चाहे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नीतीश जी की पार्टी, जो भी दल है, उन सबको एम्बेरस फील कराते हैं इनके, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें देश के मुद्दों से, देश की तमाम सारी समस्याओं से इन मैनेजर्स का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बड़ी बात कहता हूं कि कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी के खिलाफ एक बड़ी लॉबी तैयार हुई थी कांग्रेस में। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक बन के नहीं बात कर, लेकिन जो आईना है, जो सामने पिक्चर्स दिख रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ नहीं, नीलू कि जी। क्या तो अखिलेश यादव अगर रैली में अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो वो क्या कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस को हिदायत देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि देखिए आपने हमको कुछ नहीं समझा, इसलिए अब हम भी आपको कुछ नहीं समझेंगे। तो ये किस दिशा में चीजें जा रही हैं बिटवीन कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी? नीलू जी एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँ कि देश के हर व्यक्ति को समझ में, कांग्रेस कांग्रेस चुनाव ऐसे बीजेपी के साथ, आपका ऑडियो धीरे हो रहा है बीच-बीच में। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। कांग्रेस नाम के नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री थे। और कौन? राहुल गांधी। कौन? गांधी परिवार। इन्हीं के नाम पे वो 10 साल मुख्यमंत्री पद का, वो प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने कर, विकल्प के रूप में दूसरे दलों को उन्होंने कभी सामने नहीं। ये बात पूछना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन दल जब बना, तो उसका लाभ सबसे, अब तक 5 राज्यों का चुनाव है, अब तक किसको? समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली, 2 सीट, वो इंडिया गठबंधन जो बना उसके एवज में हमको ये जनता को विश्वास आया, हमने बड़ी जीत, प्रचंड जीत, हमारी ही सीट थी, लेकिन हमने उसको और प्रचंड किया, प्लस किया। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी घटक दलों का। लेकिन इन जो 5 राज्यों में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, इंडिया गठबंधन अलायंस दल के जो दल आए हैं साथ, उसका वहां की पब्लिक पे ये असर पड़ा कि ये सभी अब कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होगी और कांग्रेस चुनाव आसानी से जीत सकती। तो मैं ये कह के चलता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि अगर जनता के मन में ये बात आ जाती कि अरे भाई कांग्रेस को जिताने से क्या फायदा, ये तो टूट के चले जाएंगे, फिर चले हुँ। जाएंगे दूसरे। कर्नाटक की भी सरकार ऐसे ही चली गई थी, आप याद करिए किस तरह टूट के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा चली गई थी। तो उनको विश्वास हुआ कि कोई भागेगा नहीं, कोई इधर-उधर नहीं जाएगा, तो बेस्ट है कि हम कांग्रेस को चुनते हैं। इसलिए मैनेजर्स जो हैं इन राज्यों को, उनको ये बात नहीं समझ में आई। एक नेता हैं जिनकी बात की जा सकती है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो बेहतर तरीके से, उनका कोई ऐसा बयान हम लोगों ने अब तक नहीं सुना, ना कोई ऐसी बात हुई, ना कोई गठबंधन की बात ही है। तो ये बात स्पष्ट कांग्रेस के नेतृत्व को समझनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और जैसे हर बार लड़ते हैं, इस बार भी हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं, तो उम्मीद ये है। जो तनातनी है मनोज जी, ये जो तनातनी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, ये केवल और केवल राज्यों के चुनाव तक सीमित रहेगी, या फिर अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देंगे और अब वो इकला चलो रे का नारा लेंगे? नहीं, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि निश्चित तो रूप से कोई पॉजिटिव ही फैसला लेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर हो, देश के लिए बेहतर हो। देश की जनता जो कि परेशान है, व्याकुल है महँगाई से, बेरोज़गारी से, शिक्षा के स्तर से, शिक्षा की महँगाई से, हर पहलुओं पे देश की जनता परेशान है।
तो समाजवादी पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय ले वो देश के पक्ष में निर्णय लेगा। हम कोई ऐसा काम, हमारा नेतृत्व कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया जिससे कि देशवासियों को समस्याएं झेलनी पड़े। जी। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब इस तरीके से अगर जो खरी-खोटी जो कल सुनाई है अखिलेश यादव ने और इसको बिल्कुल कड़े शब्दों में अगर यही कहा जाए तो उसको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि वो अब पीडीए अलायंस की बात कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने मन बना लिया है कि अब इंडिया अलायंस की जगह वो एक पीडीए अलायंस बनाएँगे जिसमें कि आम आदमी पार्टी की तरफ उन्होंने इशारा किया। हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को ले ले, जेडीयू को ले ले, साथ में बीआरएस को ले ले, तो क्या एक ऐसे पीडीए गठबंधन की कल्पना उन्होंने करनी शुरू कर दी है कि उनके ज़हन में है कि कुछ ऐसा गठबंधन बनाना है? देखिए, हम कह रहे हैं इंडिया अलायंस बन भी गया, तो उसके पास क्या है? कौन से सिद्धांत हैं? कौन सी आप रणनीति के तहत चुनाव में जाएँगे? नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत नेता हैं। ये बात कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही तो ना समझे। समाजवादी पार्टी हुँ। समझती है। बड़े आप बिहार की घटना लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटना लीजिए। बिहार में सरकार तेजस्वी जी की बनते-बनते रह गई, 10 सीटों से। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड लहर थी, लोग बता रहे थे समाजवादी पार्टी की 100%, आप लोगों का एनालिसिस कह रहा था कि समाजवादी पार्टी एक बेहतर परिणाम के साथ जीतेगी और सत्ता में आएगी। देखिए हमको कैसे हार का सामना करना पड़ा और जब एनालिसिस किया तो 3.5 लाख वोट और मिल जाता तो समाजवादी पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बहुत मार्जिनल वोटों से हमको हरा दिया गया। तो अगर कांग्रेस को ये लगता है कि वो हरा देंगे बीजेपी को या नरेंद्र मोदी की रणनीति को, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से 4 गुना ज्यादा तेज चाल चलनी पड़ेगी, तब बीजेपी हार पाएगी। और दूसरी बड़ी बात, वो साम दाम दंड भेद वाली राजनीति बीजेपी करती है। कांग्रेस के पास कौन सी राजनीति, कौन सी राजनीति? अगर आपका कहीं पे बेहतर प्रदर्शन करके आपने किन्हीं स्टेट पे सरकार बना ली है, तो वो तो 2019 में भी हुआ था। आपने सरकार बना ली थी, बाद को नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिल गया था। तो कांग्रेस को इस बात को बार-बार गहन अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं फिर समाजवादी पार्टी और जो हम पीडीए फार्मूला दे रहे हैं, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो समाजवादी विचारधाराओं के जो नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे वो आपके बिहार में हो या अन्य स्टेटों में जो समाजवादी विचारधारा नहीं, के लेकिन लोग, अगर ऐसे तमिलनाडु ऐसा में। अलायंस बनेगा, अगर मान लीजिए पीडीए अलायंस बनता है, तो पीडीए का अलायंस क्या आपको लगता है कि मोदी जी की जो इलेक्शन मशीनरी है और जो उनकी ताकत है उसको चुनौती दे पाएँगी ये पीडीए की पार्टीज़? जो भी आप जिन भी पार्टीज़ को आप लेकर आएँगे, जो आपने कहा कि सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं, अगर वो एक साथ आती हैं, तो वो क्या काफ़ी होगा? आपको नेशनल पार्टीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी और क्या फिर उस समय कांग्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन 2024 की लड़ाई क्या इतनी आसान होगी आपकी बिना कांग्रेस के? निश्चित तौर पे इस बात से सभी एग्री हैं कि सबको साथ मिलके लड़ना पड़ेगा। लेकिन साथ रहने के कुछ फार्मूले होंगे ना, कोई सिद्धांत हुँ। होगा ना। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, सबके सूत्र होते हैं, सबका एक समीकरण होता है कि इस समीकरण से हम लड़ेंगे या इसको हल करेंगे तो ये हो जाए। लेकिन आप तो कोई सूत्र बनाना ही नहीं चाहते हैं। आप तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी सरकारें बन जाएं 3 स्टेट में, पिछली बार भी बन गई थी। लेकिन मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, पीडीए में पी और डी बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बीजेपी को बहुत कम वोट देता है, ये बात सभी को पता है, लेकिन पिछड़ा दलित बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी का है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में यादवों को रोक लेते हैं, कुर्मी जाति को रोक लेते हैं या मौर्य जात का कुछ हिस्सा रोक लेते हैं, तो इसके बाद जो पिछड़ा है वो समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों के पास नहीं रुक पा रहा है। वो बहुत तेजी से भागता है और वो सब इंटैक्ट है बीजेपी के साथ। ये बात किसी से छिपी नहीं। तो फार्मूला क्या लगेगा? पीडीए। हम सवाल पूछेंगे, आपने 10 सालों में पिछड़ों के लिए क्या दिया? आपने दलितों के लिए क्या किया? अगर 5 किलो राशन ही, एक शौचालय, 5 किलो राशन या जो कुछ आप जो 1-2 स्कीम्स और किसानों को लेके चला रहे हैं, अगर वो देश का पिछड़ों की हिस्सेदारी है, तो समाजवादी पार्टी इस हिस्सेदारी को सिरे से नकारती है। इसका कोई मतलब नहीं। बेस्ट एजुकेशन पिछड़ों को मिलना चाहिए, एजुकेशन के बाद उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सबसे बेहतर से उनको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप अगर आंकड़े उठा के देखिए तो जो सबसे ज्यादा बीमारी है, जो सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार है,
वो पिछड़े और दलित के बच्चे हैं। किसी नहीं, वो तो इश्यूज है, शहर वो ऐसे ये इश्यूज तो आप लोग रेज करेंगे ही अगर अलायंस कुछ इस तरीके का बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपसे बात करने में कि अखिलेश यादव के बारे में लोग इस तरीके की आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की बातें हो रही हैं कि अखिलेश यादव में बहुत ज्यादा ईगो है और इसी ईगो से वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनमें धैर्य नहीं है, उनमें पेशेंस नहीं है थोड़ा सा रुकने का। क्या ये बातें सही है? और इंडिया अलायंस को अगर बचाना है तो इस तरीके की बयानबाजी अगर कोई करेगा, ठीक है, कमलनाथ ने उस तरीके से बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं किसी ने भी इस तरीके की बातें अखिलेश यादव के लिए ओपनली नहीं की है। तो क्या अखिलेश यादव को इस तरीके के बयान से बचना नहीं चाहिए था, जैसा उन्होंने देखिए, दामों में बोला है? आज अगर आदरणीय नेताजी होते और कांग्रेस ने जो काम मध्य प्रदेश में करके दिखाया, नेताजी 1 सेकंड ना लगाते गठबंधन को तोड़ने। अब तक ऐलान हो चुका होता नीलू जी, मैं दावे से कह रहा हूं। आज आदरणीय नेताजी इस दुनिया में नहीं है। नेताजी कोई फैसला लेने में इतना समय नहीं लेते थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी भी बड़ी सूझबूझ के साथ, वो कह सकते हैं, कोई कह सकता है वो एरोगेंसी है, कोई कह सकता है वो उनके अंदर अहंकार है, बहुत सारी बातें आ सकती है सामने, लेकिन रियलिटी ये है कि जितने बड़े दिल के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब तक गठबंधन चलाया है, चाहे वो बहन जी के साथ हो, चाहे कांग्रेस के साथ 2017 में हो, उतना बेहतर गठबंधन आज तक पूरे देश में, बिहार में आरजेडी को अगर छोड़ दीजिए तो किसी दल ने नहीं चला। तेजस्वी जी, लालू जी जेल में थे, तेजस्वी जी ने कितनी मेहनत से 70 सीटें दे दी कांग्रेस को। अगर वो उनको 30 सीटें दे देते तो मैं दावे से कह रहा हूं कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे उनको बहुमत मिलता था, उनको तो अकेले का बहुमत मिलता। मनोज जी, एक लेकिन संभावना जिसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये 5 राज्यों के चुनाव में, मान लीजिए पांचों राज्य कांग्रेस नहीं जीतती है, 3 ही राज्यों में जीतती है, लेकिन तो भी उसका जब मनोबल बढ़ेगा, तो अगर मान लीजिए कि इसी तरीके का रवैया कांग्रेस का बना रहता है कि कोई बातचीत नहीं करती है और कांग्रेस बार-बार अपने टर्म्स एंड रेफरेंस पर आएगी, तो फिर क्या होगा? क्या करेंगे अखिलेश यादव फिर? नहीं, देखिए, ये नेतृत्व तो फैसला करेगा कि कैसे आगे की रणनीतियां रहेंगी, क्या गिव एंड टेक की पॉलिसीज रहेंगी, सीट शेयरिंग में किस तरीके का फार्मूला लगेगा, वो सारी बातें नेतृत्व तो तय करेगा। और मुझे मुझे अभी भी विश्वास है कि मे बी थिंक कि पॉजिटिव ही कुछ होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का सवाल है। लेकिन एक बात बताइए, जस्टिस की बात आप बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी 80 में से नहीं, 20 लेकिन अगर सीटें आपको कांग्रेस इतनी को उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव होगा, तो इस तरीके के बयान फिर क्यों दे रहे हैं अखिलेश यादव? अगर उनके भी मन में इसी तरीके की पॉजिटिविटी है, जैसे कि आप जिस पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव होगा, तो इतना नेगेटिव बयान देने के बाद आप कोई पॉजिटिव रुख कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राजनीति बैकफुट पे जाके नहीं होती है। राजनीति ऑलवेज फ्रंट फुट पे खेला जाता है। हम बैकफुट पे तब जाते हैं जब कोई बड़ा कूटनीतिक कोई बात होती है। हम कांग्रेस तो के अखिलेश खिलाफ चुनाव फ्रंट लड़ फुट रहे पे हैं। खेल रहे हैं इस समय। देखिए, हम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कोई हमारी रिश्तेदार थोड़ी नहीं है। भाई, हम मध्य प्रदेश में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो फिर वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबके खिलाफ वोट मांगेंगे। और कोई हम ही नहीं, आप पार्टी भी वोट मांगेगी, आदरणीय नीतीश जी की जो पार्टी है उनके लोग लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगेंगे, वो हम करके नहीं। लेकिन मेरा एक फॉर्मूला है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 20 सीटें उत्तर प्रदेश में देती है तो बदले में हमें क्या मिलेगा, क्या देंगे? आप हमको कहाँ सीटें देंगे? उत्तर प्रदेश में तो हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, तो आप हमको 20 सीटें कहाँ देंगे? मध्य प्रदेश में देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे, पश्चिम बंगाल में देंगे, या राजस्थान में देंगे, हिमाचल में देंगे, उत्तराखंड में देंगे, कहाँ देंगे? ये तो तय करना पड़ेगा। क्या गठबंधन का मतलब वन साइडेड होता है क्या, कि हम आपको सीटें दें, आप हमको सीटें ना दें? ये तो हो नहीं सकता है। कांग्रेस के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि आप या तो भाषा संयमित रख लीजिए, या फिर दूसरों की जो छोटे राजनीतिक दल हैं आपसे, उनको सोच लीजिए। और फिर किस बात का, हमें तो गुमान होना चाहिए, हमें तो अहंकार होना चाहिए। आप 5 राज्यों का चुनाव जब लड़ोगे तब कहीं एक उत्तर प्रदेश के बराबर आप, कोई छोटा उत्तर प्रदेश नहीं है, 80 सीटें हैं। नहीं, लेकिन 80 सीटों के आपको लगता हम हैं मेन विपक्ष जी। नहीं, लेकिन मनोज जी, जिस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश का कांग्रेस से हो, चाहे ममता बनर्जी का कांग्रेस से हो, या फिर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से हो, मुझे तो जो एक दिशा नजर आ रही है इस समय,
कोई बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव उम्मीद मैं इंडिया अलायंस के लिए नहीं करते हुए ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि क्या अब वक़्त आ गया है कि जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अब उनको ये समझना पड़ेगा कि उनका गठबंधन किसी बड़ी नेशनल पार्टी से बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट्स हैं, आपके जो रीजनल इंटरेस्ट्स हैं, उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएँगी नेशनल पार्टीज़, एक इतने हाइली कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में। क्या ये एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है आज की? की बात बताता हूँ, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैंने मीटिंग में जो सुनी और समझी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग में कहा, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए टीवी पे, लेकिन मैं फिर भी कहता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग में कहा ये बात कि कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। अगर कांग्रेस कमज़ोर रहेगी, तो निश्चय ही 2024 की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारे नेता के अंदर कोई नियति खराब तो थी नहीं। अगर मीटिंग में वो अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को, अपने तमाम सारे जो रणनीतिकार हैं, उनके बीच में इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूती से लड़ना पड़ेगा और कांग्रेस जहाँ भी चुनाव लड़े, वो पूरी ताकत से लड़े और उसका कम से कम 50% रिज़ल्ट ज़रूर आए, जितनी भी नहीं, तो सीटों पे कांग्रेस लड़े। वही तो कर रही है। कांग्रेस ने पूरी ताकत अपनी लगा दी और कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि भाई 5 र खड़गे जी ने खुद कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएँगे, उसके बाद हम इंडिया अलायंस की कोई बात करेंगे। तो पूरी ताकत तो झोंक दी कांग्रेस ने, पूरी दमखम के साथ लगी हुई है राज्यों के चुनाव जीतने में। जी। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार। जो पार्टी जो एक स्टेट में विधानसभा के चुनाव में जो 6 सीटें ना दे सकती, वो पार्टी की रणनीति बेहतर नहीं हो सकती। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कांग्रेस ये बात कहना चाह रही, बड़ा दिल दिखाने का प्रयास करना चाह रही। आप बताइए समाजवादी पार्टी का जो सिंगल विधायक जीता था, वो बीजेपी के साथ कब गया? तब गया जब हमने आपको दे दिया, आपने 2.5 साल की सरकार चला ली और जब आपके यहाँ 28 भागे, तो वो भी भाग गया। उसमें हमारी हुँ, कोई गलती तो नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप यूपीए की सरकार चला रहे थे, 10 साल जब इनकी परमाणु डील पे जब सरकार जा रही थी, नहीं बचने का कोई रास्ता था, तब हमने उस सरकार को गिरने से बचाया। बीजेपी तो चाहती थी सरकार गिर जाए। अटल जी की सरकार 13 महीने, 13 दिन और 5 साल की जो सरकार चली, आप बताइए, उसमें समाजवादियों का जब उनकी सरकार गिरानी थी, तो समाजवादियों का क्या रोल छोटा था क्या? हमने जितने भी सांसद थे, हमने बीजेपी की सरकार को गिराया और फिर दूसरी सरकारें बनी। वो अलग बात थी उसमें तमा देवगौड़ा जी बने प्रधानमंत्री और भी तमाम सारे नेता उसमें प्रधानमंत्री बने, लेकिन समाजवादी कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। ना हमारे कभी विधायक उनके साथ जाते हुँ। हैं। सरकार की स्थिति में तो मैं बिल्कुल नहीं ये बात मानने को तैयार हूँ नीलू जी कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग चल रहे हैं, कभी नहीं जाते हैं। शिद्दत और ताकत के साथ अपनी विचारधारा के साथ अगर आज भी कांग्रेस को इस बात का इल्म नहीं, आप हमारे नेता को डैमेज कर सकते हैं, आप हमारे नेता के खिलाफ बोल सकते हैं। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी आप वक्तव्य सुनिए, कैसे-कैसे वक्तव्य देंगे। क्या हुँ। इसके मैटर का जवाब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का अध्यक्ष देगा क्या? ये कोई राजनीति का कोई कौन-सा सूत्र है भाई? मैं इसको कौन-सा सूत्र मान के चलूँ कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इस तरह की। अरे एमपी के लोग बोलते, कमलनाथ बोलते, दिग्विजय सिंह जी बोलते, कोई और बोलता या कांग्रेस का नेतृत्व बोलता। अब तो बात समझ में आती, खड़गे जी बोलते, राहुल जी बोलते, वो अजय राय बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? आपका क्या इंटरेस्ट है उत्तर प्रदेश? जब हमारी सीटों का बँटवारा मध्य प्रदेश का होना है, आप उत्तर प्रदेश में क्यों रायता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं? ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस के पास कोई बेहतर रणनीति नहीं है। सिर्फ वो सत्ता पाना चाहते हैं और जब तक आप एक बेहतर रणनीति नहीं बनाओगे, बीजेपी के खिलाफ सशक्त रूप से ताकत के साथ एक पूरे एकजुटता के साथ नहीं खड़े नजर आओगे, 4 ठो सुप्रीम कोर्ट के आपके जो वकील हैं वो खड़े हो जाएँ और 4 ठो आपके पूर्व मुख्यमंत्री खड़े हो जाएँ और आप सोचते हो बीजेपी को हरा लोगे, कभी नहीं हरा पाओगे। कभी भी नहीं हरा पाओगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पे उत्तर प्रदेश में आपके पास ना संगठन है, ना आपके पास किसी तरीके का नेता है, जो नेता जिसके चेहरे पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सको और ना प्रत्याशी। अरे हमने 117 का जब हमने इनने गठबंधन किया था तो इनके पास प्रत्याशी ना थे। हुँ, ठीक है। अंत में जी। अब समय कम है मनोज जी, अंत में मैं आपको चाहती हूँ कि आप कांग्रेस को क्या बोलेंगे अंत में? मैं 2 चीज़ें आपसे कहूँगी। एक कांग्रेस को आप क्या नसीहत देंगे?
चलते-चलते? और दूसरा, इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन सक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस जैसे-जैसे राज्यों में मजबूत होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर उसके जीतने के चांसेस आसार नज़र आ रहे हैं, तो अगर वो अगर वो मजबूत होती है, तो फिर ये क्षेत्रीय दलों को क्यों इतना तवज्जो देगी? तो आप चलते-चलते इन दोनों बातों पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? बहुत छोटी टिप्पणी। हाँ। गठबंधन को अगर लाना है, तो कांग्रेस को जमीन पे आना पड़ेगा और रणनीतिकारों को स्पेस देना पड़ेगा उन दलों को जो दल अन्य स्टेट में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या महाराष्ट्र हो, जितने भी स्टेट है जहाँ पे वहाँ की रीजनल पार्टीज का स्पेस है और उनके पास एक बड़ा वोट बैंक, वहाँ कांग्रेस को बहुत किनारे समेट के अपने आप को रखना पड़ेगा। एक स्पष्ट बात। दूसरी, समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हम किसी को किनारे करके चुनाव लड़ें, बिल्कुल नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी का जो हिस्ट्री है वो बताता है 2017 में 125 सीटें हमने कांग्रेस को दे दी, 125 सीटें और लगभग 14-15 सीटें तो हो रही थी, कांग्रेस भी लड़ा था, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही थी। ठीक हुँ। इसी तरह बिहार में भी कांग्रेस को, तो समाजवादियों का दिल नहीं छोटा है, मिजाज नहीं छोटा है, भले दल छोटा हो। इस बात में हम दो राय नहीं मानते। हमारा दल एक प्रदेश में सीमित है, उसका लेकिन दिल नहीं छोटा है, हमारी सोच नहीं छोटी है। तो अगर कांग्रेस को बेहतर रणनीति के साथ आना है, तो सबसे पहले जनता के बीच में जाके वो अब माफी मांगे कि हमसे गलतियां हुई। हम जानते हैं कि नशा, सत्ता का नशा सबसे ज्यादा जहरीला होता है, नहीं, उससे लेकिन बड़ा नशा अखिलेश कोई को नहीं होता। पछतावा नहीं, अखिलेश को कोई पछतावा नहीं है जिन्होंने जो उन्होंने कल जैसी दामों में जो बातें की हैं, अखिलेश को कोई पछतावा नहीं है, समाजवादी पार्टी को कोई पछतावा नहीं है, जो उन्होंने बातें कही? क्योंकि हमें दोनों से लड़ना पड़ा है। हमारी पार्टी भी खड़ी हुई लोगों से लड़के, हम पहले कांग्रेस से लड़े, बाद को बीजेपी आई ताकतवर तो बीजेपी से लड़े, तो हमारी लड़ाई तो दोनों लोगों से। लेकिन एक बात अलग है कि कांग्रेस से वैचारिक रूप से थोड़ा-सा जो उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों को, सभी को एकजुट रखने का या एक मानने का, दूसरों के साथ भेदभाव की भावना, कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। लेकिन लड़ाई हमारी हमेशा से दोनों से रही है और लड़ाई समाजवादी लड़ना जानते हैं। देखिए, जब एक छत्र राज कांग्रेस का था, तब आदरणीय लोहिया जी ने कहा था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। ये आज का नारा नहीं है। नेहरूवाद जब चल रहा था, इस देश में नेहरूज़्म जब चल रहा था, तब समाजवादी लड़ रहे थे। तब ये बीजेपी, मोदी, आरएसएस पॉलिटिकल रूप से बिल्कुल कुछ नहीं, कोई माने नहीं था, 2 सीटों पे थे। समाजवादी पूरे देश में थे, पूरे देश में थे। मेरे ख्याल से वामपंथ कम था, समाजवाद ज्यादा हावी था पूरे देश में। गुजरात में तो भी आप कह रहे हैं समाजवादी थे, कि उत्तर आप प्रदेश में भी बीजेपी थे। से भी आपने कांग्रेस को तो पहले उनसे तो लड़ाई थी ही, लेकिन बीजेपी से भी अब लड़ लिया है, तो आपके लिए दोनों बराबर ही दुश्मनी है, एक एक तरीके से। नहीं, दुश्मनी कोई नहीं है। राजनीतिक दुश्मनी नहीं नहीं, समाजवादी मतलब पार्टी मानती है। पॉलिटिकल दुश्मनी, मैं मैं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो प्रतिस्पर्धा होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए सारे मुद्दे कांग्रेस के हम, लेकिन जब पिछड़ों की बात आती है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, क्या कांग्रेस उस हुँ, पे आज तक स्टैंड कर पाई? अब हुँ। तो राहुल जी भी कहते नजर आ रहे हैं, पिछड़ों की जाति जनगणना करानी। अरे भाई 13 में ही, क्यों आपने 13 में जब आप कास्ट सेंसस करा लिए, रिपोर्ट ही तो जारी करनी थी। जारी करनी। तो अब जो पिछड़ों की लड़ाई है, मुद्दों की, दलितों के जो मुद्दे हैं, वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी दल ये लगातार लड़ते आए हैं इसकी लड़ाई। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस पे कभी भी स्टैंड कर पाएगी, क्योंकि इनके जो मैनेजर्स हैं, रणनीतिकार हैं, वो पिछड़ा विरोधी हैं, थे और रहेंगे। दोनों तीनों स्थितियों में बिल्कुल स्पष्ट है, दो राय नहीं। कांग्रेस के कुछ पिछड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हो सकता है लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है पिछड़ों को हक देने का प्रयास कर रहे हो, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन पिछड़ों के जो कांग्रेस के मैनेजर है वो पिछड़ों के हितैषी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल करूँगी चलते-चलते, बहुत छोटा जवाब आपसे चाहिए कि जब से
राहुल गांधी ने ओबीसी की बात की है, ओबीसी की राजनीति की। सब ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए एक नया टर्न है, ओबीसी की राजनीति अब कांग्रेस वापस शुरू कर रही है, जो उसे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। तो क्या यहीं से सारी गड़बड़ी हो गई? क्योंकि वो वोट बैंक आपकी पार्टी का है, जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं उनका वोट बैंक है। तो अगर पिछड़ा और दलित की राजनीति कांग्रेस भी करने लगेगी, तो फिर तो इंडिया गठबंधन के साथ आपको रहना आपको नहीं लग रहा है कि बिल्कुल असंभव सा लग रहा है? बहुत छोटा जवाब और फिर मैं प्रोग्राम खत्म करूंगी जी। राहुल जी पिछड़ों की बात करें, बड़ी छोटी बात, मैं बड़ी बात कह दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी पिछड़े के नाम पे प्रधानमंत्री बन गए देश के 2 बार, कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मुझे वोट दीजिए, और देश के पिछड़ों ने दे दिया। मिला क्या? गोल गोल है, पूरा शून्य है पिछड़ों के लिए। ना मंडल आयोग की कोई सिफारिश पे नरेंद्र मोदी ने बात की, ना कांग्रेस ने बात की। आज आप बात कर सकते हैं नीलू जी, मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं कि कांग्रेस बात कर सकती, बीजेपी बात कर सकती, आरएसएस बात कर सकती, लेकिन पिछड़ों की लड़ाई लड़के उनको हक देना इन दोनों पार्टियों का कोई भी सपना नहीं है। ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे कर रहा हूं। कोई चलिए, सपना नहीं है, हाँ, ना एजेंडा है, ना कोई लक्ष्य है। ये सिर्फ समाजवादियों की ही सीने में इतना बड़ा दिल है या इतनी बड़ी सोच है कि वो मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू करा सकते हैं, पिछड़ों को आरक्षण भी दे सकते हैं, पॉलिटिकल आरक्षण। आप बताइए, अगर कांग्रेस, आज कांग्रेस को एक लाइन में खत्म करता हूं, कांग्रेस अगर पिछड़ों की इतनी बड़ी हत्या थी तो महिला बिल आया, पॉलिटिकल बिल आया आरक्षण के लिए, बताइए उसमें पिछड़ों का रिजर्वेशन ना तो कांग्रेस लेके तब आई थी और ना बीजेपी लेके आई। एक बात में दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये बताइए। अगर कांग्रेस हितैषी पिछड़ों की थी तो महिला जो बिल आया था उसमें 33% में दलितों ठीक है का, आदिवासियों का रिजर्वेशन था, तो पिछड़ों का भी हो जाता, जी। बात क्लियर हो जाती जी। चलिए, अब देखना होगा, समय कम है, देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो रिश्ता है वो कैसे पनपेगा या बिल्कुल अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये आने वाले दिन बताएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी, आप हमारे साथ न्यूज नशा में जुड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज नशा पर। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।